नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत वाली योजना आई है। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मंजूरी मिल गई है। अब इलाज के लिए तुरंत पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सीधे अस्पताल में सुविधा मिलेगी और बाद में भुगतान सरकार करेगी, जिससे परिवारों पर आर्थिक दबाव घटेगा। आवास से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने के लिए आवास विकास परिषद ने नई एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। जिन लोगों के मकान आवंटन या भुगतान से जुड़े विवाद फंसे थे, उन्हें मौका दिया जा रहा है कि एक बार में भुगतान करके मामला खत्म करें और अपना घर सुरक्षित करें। आदिवासी इलाकों के विकास के लिए सरकार ने सोनभद्र और चंदौली जैसे जिलों में विशेष फंड दिया है। इस पैसे से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के काम तेज होंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि मकसद यह है कि दूर दराज गांवों के लोग भी मुख्यधारा की सुविधाओं से जुड़ सकें। किसानों के लिए यूनिक डिजिटल आईडी बनाने का काम तेज चल रहा है। सरकार चाहती है कि हर किसान का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो, ताकि सब्सिडी, बीमा और सहायता सीधे खाते में पहुंचे। इससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और योजनाओं का फायदा सही व्यक्ति तक जल्दी पहुंचेगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बड़ा फिश होलसेल मार्केट और एकीकृत एक्वा पार्क बनाने की तैयारी है। इससे मछुआरों को बेहतर दाम, स्टोरेज और निर्यात का मौका मिलेगा। अधिकारी मानते हैं कि इससे ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ेगी और नए रोजगार भी पैदा होंगे। महिला छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि लक्ष्य यह है कि आर्थिक कारणों से कोई लड़की स्कूल या कॉलेज छोड़ने को मजबूर न हो। श्रमिकों के बच्चों के लिए बने अटल आवासीय विद्यालयों में नए सत्र के दाखिले शुरू हो गए हैं। इन स्कूलों में रहने, पढ़ने और खाने की पूरी व्यवस्था होती है। सरकार चाहती है कि मजदूर परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाकर आगे बढ़ें और जीवन में बेहतर अवसर पा सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीके सखी और विद्युत सखी जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य है कि 1 लाख और महिलाओं को प्रशिक्षण और काम से जोड़ा जाए, ताकि वे गांव में ही कमाई कर सकें और परिवार की आय बढ़ा सकें। अब शासन से जुड़ी बड़ी बात सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि राज्य का बजट इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकार का दावा है कि ज्यादा पैसा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सके। औद्योगिक विकास के लिए बुलंदशहर में नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर शुरू करने की योजना बनी है। इससे छोटे बड़े कारखाने लगेंगे, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी और आसपास के शहरों की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। अधिकारी इसे पश्चिमी यूपी के लिए बड़ा अवसर मान रहे हैं। सरकार 2026 के अंत तक एक और बड़ा निवेश सम्मेलन कराने की तैयारी में है। मकसद है कि देश विदेश की कंपनियों को बुलाकर प्रदेश में निवेश कराया जाए, ताकि उद्योग बढ़ें, फैक्ट्रियां लगें और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलें। राजस्व मामलों के निपटारे में भी तेजी आई है। प्रशासन का कहना है कि लाखों पुराने केस सुलझा दिए गए हैं। इससे जमीन जायदाद से जुड़े विवाद कम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे। मेरठ में तेज रफ्तार मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर का ट्रायल सफल रहा है। माना जा रहा है कि शुरू होने पर दिल्ली से मेरठ का सफर बहुत आसान हो जाएगा। रोज काम के लिए आने जाने वालों को समय बचेगा और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। लंबे समय से बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। सरकार कह रही है कि खुलने पर पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच सफर तेज होगा, माल ढुलाई आसान होगी और रास्ते में पड़ने वाले जिलों में व्यापार तथा निवेश के नए मौके बनेंगे। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रनवे और उड़ानों के ट्रायल की नई समय सीमा तय की गई है। उम्मीद है कि चालू होने पर यह उत्तर भारत का बड़ा एयर हब बनेगा और आसपास के इलाके में उद्योग व होटल तेजी से बढ़ेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का अंतिम काम शुरू हो गया है। इसके पूरा होने पर दोनों शहरों का सफर काफी छोटा हो जाएगा। रोजाना आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियां भी तेजी होंगी, क्योंकि समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। गोरखपुर से सहारनपुर तक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना पर भी बजट तय किया गया है। सरकार मानती है कि इससे पूरे प्रदेश में तेज सड़क नेटवर्क बनेगा, माल परिवहन आसान होगा और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से निवेश बढ़ेगा। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि शहर में ज्यादा बिजली सौर ऊर्जा से आएगी। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बिजली खर्च घटेगा और धार्मिक पर्यटन वाले शहर की छवि भी आधुनिक बनेगी।
मथुरा वृंदावन क्षेत्र में रोपवे परियोजना की प्रगति रिपोर्ट जारी हुई है। अगर यह बन जाता है तो तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुंचना आसान होगा, भीड़ कम होगी और बुजुर्गों व बच्चों के लिए यात्रा ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत लाइन के सभी स्टेशन अब पूरी तरह चालू किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, भीड़ बंटेगी और तेज व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा, जो रोजाना सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत होगी। वाराणसी में गंगा किनारे नए घाट बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। नगर निगम का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, सफाई व्यवस्था सुधरेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे शहर की छवि और आकर्षक बनेगी। प्रदेश के कई शहरों में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इससे प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और शहरों में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, जिससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता घटने की उम्मीद है। पीपीपी मॉडल से नए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, छोटे शहरों में इलाज बेहतर होगा और छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम होगी। मेरठ की मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुख्य भवन लगभग तैयार है। खेल विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग, विज्ञान आधारित कोचिंग और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन सुधरेगा। वाराणसी और बरेली में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा हुई है। इससे दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार मिलेगा, दूध की बर्बादी कम होगी और डेयरी से जुड़े हजारों लोगों की आय में स्थिरता आएगी। प्रदेश मार्च में जर्मनी के बड़े पर्यटन मेले ITB बर्लिन में अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाने की तैयारी कर रहा है। इससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे, होटल टूरिज्म सेक्टर को फायदा मिलेगा और प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी। काशी विंध्य विकास प्राधिकरण बनाने की अधिसूचना जारी हुई है। इसका मकसद आसपास के जिलों में योजनाबद्ध विकास करना है, ताकि सड़क, पर्यटन, उद्योग और शहरी सुविधाएं संतुलित तरीके से बढ़ें और क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। रामायण सर्किट के विस्तार के लिए चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में सुविधाएं बढ़ाने को बजट मंजूर हुआ है। सरकार चाहती है कि धार्मिक पर्यटन बढ़े, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और इन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान देश विदेश में और मजबूत। प्रयागराज महाकुंभ 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। बुनियादी ढांचे, सड़क, घाट और सुविधाओं के लिए बजट तय हुआ है, ताकि आयोजन के समय श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले और शहर की स्थायी सुविधाएं भी सुधर जाएं। प्रदेश के कई जिलों में आयुष अस्पताल और केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू है। इससे आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हर ब्लॉक मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे गांव कस्बों के छात्र भी ऑनलाइन किताबें, प्रतियोगी सामग्री और डिजिटल पढ़ाई की सुविधाएं पा सकेंगे, जिससे शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधरेगा। होली से पहले सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 38 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी है, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को पढ़ाई जारी रखने में सहूलियत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट कम होंगे और बच्चों का भरोसा सरकारी शिक्षा योजनाओं पर और मजबूत होगा। पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला हुआ है। सरकार मानती है कि इसी स्तर पर पढ़ाई छूटती है, इसलिए आर्थिक मदद बढ़ाकर बच्चों को स्कूल से जोड़कर रखना जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान समय से पहुंचे, ताकि परिवारों को वास्तविक राहत मिल सके। जापान दौरे में मुख्यमंत्री ने निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों से खुलकर बातचीत की। खास तौर पर मित्सुई ग्रुप को यूपी में भविष्य के सेक्टर जैसे ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में निवेश का न्योता दिया गया। सरकार का कहना है इससे रोजगार बढ़ेंगे और प्रदेश को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी। जापान में ही ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ी बातचीत हुई। सरकार ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मिंडा समूह के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि इससे यूपी में ऑटो पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मजबूत होंगे, जिससे छोटे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार को सिंगापुर से भी बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला है, जिसकी रकम करीब 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत सहारा मिलने की उम्मीद है।
मिर्जापुर में दुर्गागंज गोपीगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बेहतर होगी, जिससे विंध्य धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सफर आसान मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क सुधरने से व्यापार और पर्यटन दोनों को गति मिलेगी और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। शाहजहांपुर में कई मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रशासन का कहना है कि होली और जुलूसों के दौरान रंग या किसी तरह की गंदगी से धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में गुजर सके। एक फिल्म को लेकर यादव समाज के कुछ संगठनों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में समुदाय की छवि गलत दिखाई गई है। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध में पता चला है कि प्रदेश में मकड़ियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जैव विविधता पर्यावरण संतुलन का संकेत है। उन्होंने सुझाव दिया कि खेतों और जंगलों में कीटनाशकों का कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी सुरक्षित रह सके। शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर विपक्षी दल उनके समर्थन में बोल रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में इस मुद्दे पर पोस्टर और बयान सामने आने से साफ है कि धार्मिक विषय अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ाने का तरीका अपनाया है। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने बातचीत का संकेत दिया है और कहा है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। अमरोहा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। दूसरी बार मेल आने पर पूरे परिसर को खाली कर जांच कराई गई। पुलिस का कहना है कि साइबर टीम मेल की लोकेशन ट्रेस कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह का खतरा टाला जा सके। काशी में एक विदेशी जोड़े ने गंगा के बीच नाव पर वैदिक रीति से विवाह किया। स्थानीय पंडितों ने मंत्रोच्चार कराया और समारोह शांत माहौल में संपन्न हुआ। लोगों का कहना है कि शहर की आध्यात्मिक पहचान के कारण विदेशी भी यहां भारतीय परंपराओं के साथ जीवन की शुरुआत करना पसंद करते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए नई सब्सिडी स्कीम का पोर्टल शुरू होने से छोटे उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि छोटे उद्यमी आसानी से ऑनलाइन आवेदन करें, मशीन खरीदें, उत्पादन बढ़ाएं और रोजगार पैदा करें। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे स्थानीय कारोबार मजबूत होगा और युवाओं को अपने शहर में काम मिलेगा। प्रदेश के 5000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य इसलिए रखा गया है, ताकि गांव के बच्चे भी ऑनलाइन किताबें, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री और ज्ञान संसाधन पा सकें। पंचायत भवनों में कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों को मार्च तक अधिकतम लाइब्रेरी चालू करने का लक्ष्य दिया गया है। बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। सरकार मानती है कि यहां धूप भरपूर है और बिजली उत्पादन की बड़ी संभावना है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी, किसानों को फायदा होगा और क्षेत्र में निवेश आकर्षित होने की उम्मीद बढ़ेगी। देवी पाटन और विंध्याचल जैसे शक्तिपीठों में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए नया फंड जारी हुआ है। सरकार चाहती है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क रोशनी, पार्किंग और ठहरने की सुविधा मिले। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, रोजगार पैदा होगा और धार्मिक पर्यटन से प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। सरकार हर जिले में सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बनाना चाहती है, ताकि उद्योग, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार एक ही परिसर में मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि जमीन चिन्हित करने और उद्योगों से बातचीत शुरू हो चुकी है। यह योजना सफल रही तो युवाओं को शहरों की बजाय अपने जिले में ही नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। 100 वर्ग मीटर तक के मकान और छोटे दुकानों के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता हटाने का फैसला आम लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, समय बचेगा और छोटे निर्माण कार्य तेजी से पूरे हो पाएंगे। डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में प्रदेश में 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। आईटी कंपनियों से जमीन, बिजली और सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। सरकार मानती है कि डेटा सेंटर बनने से हाईटेक नौकरियां आएंगी, आईटी सेक्टर बढ़ेगा और प्रदेश डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति हासिल करेगा। आईटीआई संस्थानों को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करने की योजना लागू हो रही है। नई मशीनें, मॉडर्न लैब और कंपनियों के साथ ट्रेनिंग समझौते किए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को सीधे नौकरी मिल सके और उद्योगों को कुशल कर्मचारी मिलें, जिससे उत्पादन और निवेश दोनों बढ़ें।
नदियों में जल परिवहन बढ़ाने के लिए वाराणसी से आगे प्रयागराज तक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। सरकार चाहती है कि माल ढुलाई सस्ती हो और पर्यटन भी बढ़े। यदि परियोजना मंजूर हुई तो घाटों का विकास होगा, छोटे बंदरगाह बनेंगे और नदी किनारे के शहरों की आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। निराश्रित गोवंश के लिए नए गौ संरक्षण केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। सरकार का दावा है कि नए शेड, चारा व्यवस्था और पशु चिकित्सा सेवाएं बढ़ाई जा रही है। उद्देश्य यही है कि किसानों को फसल नुकसान से राहत मिले और पशुओं की देखभाल भी बेहतर ढंग से हो सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बरेली और झांसी में नए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इनसे ट्रैफिक, सफाई, सुरक्षा और आपात सेवाओं की निगरानी एक जगह से होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरों का प्रबंधन आसान होगा और नागरिकों को तुरंत सहायता मिल सकेगी। वाराणसी के घाटों के सुंदरीकरण और क्रूज सेवाओं के विस्तार पर काम तेज हुआ है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इससे शहर की पहचान और मजबूत होगी। स्थानीय दुकानदारों को भी उम्मीद है कि बाहर से आने वाले पर्यटक बढ़ेंगे और व्यापार सुधरेगा। यूपी रोडवेज ने होली को देखते हुए 500 नई बसें चलाने का फैसला किया है। घर लौटने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। परिवहन अधिकारी कह रहे हैं कि भीड़ संभालने और टिकट समस्या कम करने के लिए यह कदम जरूरी था, ताकि त्योहार पर सफर थोड़ा आसान और सुरक्षित रह सके। कन्या सुमंगला योजना में राशि बढ़ने के बाद सरकार अब नए लाभार्थियों का सही सत्यापन कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि जिन परिवारों को सच में जरूरत है उन्हें ही लाभ मिले। जिलों में टीमें लग गई हैं ताकि कोई पात्र बच्ची योजना से वंचित न रह जाए और आवेदन प्रक्रिया साफ सुथरी रहे। बजट 2026 पर विधानसभा में लगातार चर्चा चल रही है। सरकार इसे विकास और निवेश बढ़ाने वाला बता रही है, जबकि विपक्ष कर्ज और खर्च को लेकर सवाल उठा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इतना बड़ा बजट अगर सही तरह लागू हुआ तो राज्य की बुनियादी ढांचे और रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित लखनऊ दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। संगठन से जुड़े लोग इसे वैचारिक संवाद का महत्वपूर्ण दौरा बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक दल इसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं।